जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हम एनसीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर का यहाँ पे मतलब है कि एक पूरा फुल लेंथ एनसीसी का पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में मैं ये बताऊंगा एक सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। वो सरप्राइज भी मैं इसी वीडियो में रिवील करूंगा जो आपको हेल्प करेगा। सरप्राइज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वो सरप्राइज आपको हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त करने में। तो देखो भाई, सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनसीसी मॉडल प्रश्न पत्र 1 सामान्य पाठ्यक्रम के हिसाब से। हिंदी के अंदर है ये पूरे का पूरा। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा हमारे ड्रिल टॉपिक से। तो ड्रिल टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रिल के उद्देश्य क्या है, यानी कि ड्रिल कराई क्यों जाती है। व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अनुशासन की भावना को उत्पन्न करने के लिए, आचरण, चुस्ती फुर्ती, प्रतीति एवं शारीरिक बनाव में सुधार के लिए, और आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण के विकास को करने के लिए क्या कराया जाती है भाई, ड्रिल कराई जाती है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि जो भी आदेश आपको दिए जाते हैं वो आप तत्काल उनकी निर्विवाद पालना कर सकें, इस चीज को इनकलकेट करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। अब ड्रिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि ड्रिल जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो सन 1666 के अंदर स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। कहाँ पे? जर्मनी में। और किसने की थी इसकी शुरुआत? वो की थी जनरल ड्रोल। जर्मनी के जनरल ड्रोल थे, उन्होंने ड्रिल की शुरुआत की थी। तो ये तीन क्वेश्चन भी आपके सामने यहां से निकल के आ गए कि ड्रिल की शुरुआत कौन सी ईस्वी में हुई थी। 1666 ईस्वी में जर्मनी देश के अंदर हुई थी। जनरल ड्रोल ने इसकी शुरुआत की थी। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस तरीके से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो हमने किया, इसके साथ में ये तीन क्वेश्चन हमने और भी सीख लिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जब आप इन वीडियोज को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, खुली लाइन चल में कितने कदम लिए जाते हैं। तो खुली लाइन चल की कमांड दी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि खुली लाइन चल की जब कमांड दी जाती है तो उसमें 1.5 कदम लिए जाते हैं। निकट लाइन चल की कमांड दी जाती है तो उसमें भी 1.5 यानी कि 1.5 कदम लिए जाते हैं। कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, देखो अच्छे से। मेरा मेन मकसद है कि मैं आपको समझा के चलूं, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। समझो यहाँ पे खुली लाइन चल और निकट लाइन चल का क्या कंसेप्ट होता है। देखो, तीन लाइनें होती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर कमांड दी जाती है खुली लाइन चल की, तो ये जो पीछे वाली लाइन है, बीच वाली लाइन रहेगी वहीं पे। पीछे वाली जो लाइन है 1.5 कदम पीछे चली जाएगी, और आगे वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम आगे आ जाएगी। ये हो गया खुली लाइन चल। कौन सा हो गया? खुली लाइन चल। तो पूछा जाए कि खुली लाइन चल में कौन सी लाइन अपनी जगह से नहीं हिलती, तो बीच वाली लाइन अपनी जगह से नहीं हिलती। आगे वाली लाइन 1.5 कदम आगे आ जाएगी, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चली जाएगी, खुली लाइन चल हो जाएगी। बोल दें कि निकट लाइन चल में क्या होगा, तो बीच वाली लाइन तो वहीं पे रहेगी, बीच वाली लाइन बिल्कुल बीच में है। पीछे वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम आगे आ जाएगी, आगे वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम पीछे चली जाएगी, निकट लाइन चल हो जाएगा। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? बीच वाली लाइन यहीं पे रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निकट लाइन चल या खुली लाइन चल में कौन सी लाइन जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलती, तो बीच वाली लाइन, बिचली जो रो होती है वो अपनी जगह से नहीं हिलती। और ये कितने कदम चलते हैं? 1.5 कदम चलते हैं। क्लियर है अब ये कंसेप्ट? समझ में आ रही है ना आपको चीजें? इसी तरीके से समझ में आएंगी आपको चीजें, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं अभी कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे ना तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और इसकी पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा आप कहां से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आगे और पीछे चल में केवल कितने कदम लिए जाते हैं, तो 1 कदम लिए जाते हैं। 1 कदम चलने की अनुमति होती है। विश्राम की स्थिति में दोनों एडियों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं तीनों आपको समझा देता हूं। पहली बात तो कि सावधान पोजीशन जब भी होती है तो सावधान में एडी मिली हुई होती है। ये देखो, मान लो ये एडियां यहाँ पे मिली हुई हैं और पंजे खुले हुए हैं, ये पंजे हैं, ठीक है।
एडी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। अब एडी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा। वो कोण कितने डिग्री का बनता है? वो कोण बनता है 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि सावधान पोजीशन के अंदर जो पैरों के बीच में एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का बनता है? तो वो एंगल बनता है 30 डिग्री का। क्लियर है ये वाली बात? अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है विश्राम। अब विश्राम में पैर कुछ होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल सीधे नहीं होते। आपको पता है कि एडी के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, पंजों के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, और मिले हुए नहीं होते पैर। तो यहां से एडी का जो गैप होता है ना, वो तो होता है हमारा 12 इंच का। गैप की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस की, ये वाली जो डिस्टेंस है। और पंजे से पंजों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 18 इंच का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि विश्राम में दोनों पैरों के बीच में कितना अंतर होता है, तो आंसर आएगा 12 इंच। अगर यह पूछा जाए कि विश्राम में दोनों पैरों की एडियों के बीच में कितना अंतर होता है, तो भी आंसर आएगा 12 इंच। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्राम पोजीशन में पैरों के पंजों के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है, तो आंसर आएगा 18 इंच। दोबारा से सुन लो, अगर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि विश्राम पोजीशन में दोनों पैरों के बीच में कितना अंतर होता है, तो 12 इंच। दोनों पैरों की एडियों के बीच में कितना अंतर होता है, तो 12 इंच। लेकिन दोनों पैरों के पंजों के बीच में कितना अंतर होता है, तो 18 इंच। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे परेड में डैश कदम के बाद थंब लिया जाता है। तो आपको पता है परेड में यहाँ पे 15 कदम के बाद में थंब लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डबल मार्च में कदमों की लंबाई कितनी होती है? तो 40 इंच डबल मार्च में कदमों की लंबाई होती है। आगे बढ़ो भाई। आगे आधा दाहिने मुड़ में स्कोड कितने डिग्री मुड़ता है, या फिर खालिस्तान डिग्री मुड़ता है? आधा दाहिने मुड़। यह भी बहुत ही समझने का सवाल है भाई। देखो अच्छे से समझते हैं हम इस सवाल को, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। आधा दाहिने मुड़ की बात हो रही है यहां पे। देखो ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब मान लो कैडेट जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। अब उसको कहते हैं कि दाहिने मुड़। दाहिने मुड़ की जब कमांड आएगी तो उसका फेस जो इस साइड था ना वो इस साइड हो जाएगा, पूर्व की तरफ, दाहिने मुड़ की कमांड में। और एंगल बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि आधा दाहिने मुड़, आधा दाहिने मुड़ने, आधा दाहिने मुड़ने में तो यहां पे रहेगा वो आधे पे, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उस साइड उसका फेस होगा। और क्योंकि पूरा जब दाहिने मुड़ रहा था तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आधे दाहिने मुड़ में कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? आधे दाहिने मुड़ में जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा आधा, यानी कि 45 डिग्री। तो बस यही है इसका आंसर। आंसर पूछा गया है कि आधा दाहिने मुड़ में जो स्कोड है वो कितने डिग्री मुड़ता है, तो 45 डिग्री मुड़ता है। कितने डिग्री मुड़ता है? 45 डिग्री मुड़ता है। अब यहीं पे कह देते हैं कि पीछे मुड़ की कमांड में बताओ। अब देखो कोई व्यक्ति है, कोई कैडेट है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, पीछे मुड़ की कमांड दी, साउथ की तरफ देखने लग जाएगा, पूरा मुड़ेगा ना पीछे। मैं इस साइड देख रहा हूं, मैं इस साइड देखने लग गया, पूरा मुड़ गया। कितने डिग्री का कोण बना? ये पूरा कोण। एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो पीछे मुड़ की कमांड में जो स्कोड है वो कितने डिग्री मुड़ेगा? 180 डिग्री मुड़ेगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? दाहिने मुड़ में कितने डिग्री मुड़ेगा? 90 डिग्री मुड़ेगा। आधा दाहिने मुड़ में 45 डिग्री मुड़ेगा। आसान है भाई चीजें, बहुत ही आसान है। समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। अगर कोई प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाए और आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए तो बहुत ही आसान चीजें होती हैं। आप इजीली अपने एग्जाम के अंदर ए ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि तेज चल में दो कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे 45 इंच होगी। दाहिने सज में स्कोर्ड डैश इंच का एक कदम आगे बढ़ाता है, तो 15 इंच का एक कदम आगे बढ़ाता है। सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो देखो ये मैं बात आपको बता चुका हूं कि सावधान में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। पीछे मुड़ में स्कोर्ड कितने डिग्री मुड़ेगा? अभी तो मैंने आपको बताया, नॉर्थ की तरफ देख रहा था, साउथ की तरफ देखने लग गया, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो पीछे मुड़ में जो स्कोड बनता है वो कितने डिग्री का स्कोड मुड़ता है, तो वो कितने डिग्री मुड़ेगा? तो 180 डिग्री मुड़ेगा। 180 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है ये वाला? आ रहे हैं ना समझ में? बिल्कुल आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सलामी देते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो ये आपके सामने है।
सलामी देते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखें कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हुई हों, हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक ही सीधी सीधी रेखा में होने चाहिए। आपको पता है सैल्यूट करते हुए सलामी दे रहे हैं तो आपके ये क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट कि उंगलियां ऐसे खुली हुई नहीं होती, कभी भी जब सैल्यूट करते हैं तो बंद होती हैं। अंगूठा भी ऐसे होता है, ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होता। हथेली पूरी खुली हुई होती है, आपको पता है, और ये ऐसे नहीं होता, ये सारी एक ही रेखा में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता है। वही चीजें यहाँ पे तर्जनी उंगली का सिरा जो है वो दाहिनी आंख की भौं के मध्य के निकट हो। तर्जनी उंगली यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, भौं के यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम देना चाहिए और फिर हाथ को चुस्ती के साथ सीधा नीचे गिराएं। आपको पता है वो चीजें। ठीक है, मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं तो ऑब्वियसली मैं ये चीजें आपको करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर आप प्रॉपरली एनसीसी की जो आपकी ड्रिल वगैरह है वो अटेंड करते हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है पूरे का पूरा। अच्छा भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ये है कि जो नेशनल सैल्यूट होता है, यानी कि राष्ट्रीय सैल्यूट जो होता है वो किस किस को दिया जाता है। तो राष्ट्रीय सैल्यूट, जो नेशनल सैल्यूट होता है, वो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को दिया जाता है। तो इनको नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे देखो, सावधान की स्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वैसे इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देख लो। शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। सिर ऊपर की तरफ हो, आंखें एकदम सामने हो, स्थिर हो, थोड़ी सीधी हो, गर्दन सीधी, कॉलर को भरते हुए, कंधे वर्गाकार और नीचे की तरफ खींचे हुए, सीना उठा हुआ, दोनों हाथ शरीर के साथ पेंट की सिलाई से पीछे सटे हुए, कोहनी सीधी होनी चाहिए, उंगलियां आधी मुट्ठी बंधे हुए, अंगूठा सामने की ओर, इस तरीके से। घुटने सीधे होने चाहिए। शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से होना चाहिए। दोनों एडी मिली हुई हो, वे पंजे परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाते हो, 30 डिग्री का। 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर कि पैरों के बीच में जो कोण बनता है सावधान पोजीशन में, वो 30 डिग्री का बनता है। कई जगह कई किताबों में 45 डिग्री लिखा है, जो कि गलत लिखा है। 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 30 ही डिग्री आपको लिख के आना है। आगे देखो भाई, सशस्त्र प्रशिक्षण। सशस्त्र प्रशिक्षण यानी कि वेपन ट्रेनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही बतानी है। सबसे पहले एमिंग, फिर है आपका ब्रीदिंग, फिर है आपका फायरिंग। हिंदी में बोलें तो लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, फिर गोली चलाना। ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि जब हम वॉर के अंदर जाते हैं जब, तो वो हमारी मसल मेमोरी बन जाती है, ट्रेनिंग अच्छी खासी जब हमको मिलती है। लेकिन श्वासों पे काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी ब्रीद कंट्रोल नहीं होगी तब तक आप अच्छा निशाना नहीं लगा सकते। तो ब्रीदिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल शूटिंग। यहां पे सबसे पहले एम, लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर प्रथम दबाव डालें। श्वास नियंत्रण, अपने सांसों को नियंत्रित करें और बाद में गोली चलाएं। और जब तक गोली पहुंचती है तब तक मतलब उसी पोजीशन में रहें। ऐसे नहीं है गोली चलते ही मतलब फॉलो थ्रू का मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है। लक्ष्य निर्धारण के नियम यही है कि लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आंख के रेटिना पर उसका एक स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सकें। इसके बाद आंखें फोरसाइट पर केंद्रित करें। राइफल को सही ढंग से पकड़ें, सीधी रखें, बाईं आंख बंद करें और फोरसाइट पर दृष्टि केंद्रित करें। देखो कई बार कोई इसमें वैसे वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार जिनको नहीं पता होता तो वो दाईं आंख बंद कर लेते हैं जब निशाना लगाते हैं, तो बाईं आंख बंद होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बड़ी गलती है। अगर आप गलती से भी लिखा है ना कि दाईं आंख बंद करें तो वो बहुत नेगेटिव में जाएगा वो पॉइंट। तो बाईं आंख आपको बंद करनी होती है, दाईं आंख से आप देखते हैं। जो भी आपकी राइफल होती है उसमें फोर साइट और बैक साइट होती है, आपको पता होगा। फोर साइट होती है और बैक साइट होती है, इनके जरिए हम देखते हैं। ठीक है, निशाना लगाते हैं जब फोर साइट और बैक साइट के जरिए। बैक साइट में जो होता है वो यू होता है, इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, और फोर साइट में बस ये होता है। और जब हम देखते हैं ना, जब निशाना सही बनता है तो ये क्या बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। ये बिल्कुल बीच में जब आ गया तो इसका मतलब बिल्कुल राइफल बिल्कुल सीधी है। ठीक है, तो ये बैक साइड का जो यू से फोर साइड को देखें, इसके बाद मध्य में दिखाई देनी चाहिए। फोर साइड की नोक मध्य एवं यू भुजाओं के स्तर पर सीधी करनी चाहिए। तो ये तरीका है क्या करने का, लक्ष्य निर्धारण का नियम है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार आपके एग्जाम में आता है, कई बार क्या बार बार आता है। तो ये आप ध्यान से देखो कि एक अच्छे निशानेबाज के क्या गुण है।
कोई भी अगर अच्छा निशाना लगाना चाहता है या कोई अच्छा निशानाबाज है तो उसके गुण क्या है? देखो उसके गुण होते हैं HAT। इंग्लिश में हम HAT से दर्शाते हैं। H का मतलब होता है होल्डिंग, होल्डिंग। A का मतलब होता है एमिंग, और T का मतलब होता है ट्रिगर ऑपरेशन, ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये तीन चीजें होती हैं। होल्डिंग यानी कि दुरुस्त पकड़, एमिंग यानी कि दुरुस्त शिस्त यानी कि दुरुस्त निशाना, और ट्रिगर ऑपरेशन यानी कि दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये तीन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या तीन चीजें हैं? मैंने आपको बता दी, होल्डिंग, एमिंग और ट्रिगर ऑपरेशन एक अच्छे निशानेबाज के गुण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? देखो राइफल लोड जब कहेंगे जब चैम्बर के अंदर राउंड है, और मैगजीन में मैगजीन को चार्ज करना मतलब मैगजीन में राउंड है। आपको पता है ना, एक बार जैसे हम कोक करते हैं तो राइफल के ऊपर जो गोली है वो डल जाती है, चैम्बर के अंदर चली गई है, वो कहेंगे तो इसका मतलब राइफल लोड है। जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल के लोड होने की होती है। जब सभी राउंड मैगजीन में ही है तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की है। क्लियर हो गया ये डिफरेंस? राइफल के अंदर मैगजीन डाल रखी है, मैगजीन में राउंड है, मैगजीन चार्ज है। लेकिन हमने कोक किया या जो भी हम करते हैं तो अब वो जो बुलेट है, वो एक बुलेट जो है वो मैगजीन से निकल के राइफल में जा चुकी है, निकली नहीं है अभी लेकिन राइफल में जा चुकी है, तो मैगजीन यहाँ पे क्या हो जाएगी? लोड हो जाएगी, राइफल लोड हो जाएगी और मैगजीन चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राइफल की सफाई के लिए जो फ्लालेन होती है, देखो फ्लालेन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। राइफल की सफाई के लिए ऑब्वियसली किसी भी चीज की सफाई करेंगे हमको कपड़ा चाहिए होगा, ऑयल वगैरह चाहिए होगा, पुल थ्रू जो खींचने के लिए चीजें होती हैं वो चाहिए होंगी। ठीक है, तो जो कपड़ा होता है उसको फ्लालेन बोलते हैं, चिंदी बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो आकार होता है वो 4x2 इंच का होता है, 4 इंच चौड़ा, 2 इंच, 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा। 7.62 SLR की मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? तो SLR की जो मैगजीन की क्षमता होती है वो 20 होती है। ये कई बार क्वेश्चन आता है और मैंने हर बार आपको बताया वीडियो में, 0.22 SLR और LMG इनकी पूछी जाती है आपसे। 0.22 की 5 राउंड होती है, SLR की 20 राउंड होती है, LMG की 30 राउंड होती है। ये तीन है भाई, तीनों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रख लो अच्छे से। 0.22 के 5 राउंड आते हैं, SLR में 20 राउंड आते हैं, LMG में 30 राउंड आते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है, अभी भी आएगा, अच्छे से देख लो। SLR में कितने होते हैं? 20 होते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है SLR की? सेल्फ लोडिंग राइफल। क्या होती है? सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7.62 SLR के ट्रिगर पर डैश दबाव डालते हैं, तो ट्रिगर पर दो प्रकार के दबाव होते हैं, दो प्रकार के दबाव यहाँ पे डाले जाते हैं। 7.62 SLR की केवल मैगजीन का वजन कितना होता है? तो यहाँ पे 9 औंस होता है, सिर्फ मैगजीन, मैगजीन का वजन यहाँ पे पूछ रहे हैं। और जब इसका रैपिड रेट ऑफ फायरिंग होता है, 7.62 SLR की तीव्र फायरिंग की क्षमता कितने राउंड प्रति मिनट होती है? तो 3 मैगजीन प्रति मिनट कह लो या फिर 60 राउंड प्रति मिनट कह लो, क्योंकि एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। तो 3 मैगजीन, अगर मैगजीन प्रति मिनट पूछा है तो 3 मैगजीन प्रति मिनट, अगर राउंड प्रति मिनट पूछा है तो 60 राउंड प्रति मिनट। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो भाई, भाई ये मैं ये कहूंगा कि इस क्लास का लगा लो या कैसे ही लगा लो, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जितनी बार वेरी आपको लिखना है लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रट लो इस क्वेश्चन को, मैं ये कहूंगा। और जब भी कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो SLR का पूछे, LMG का पूछे, 0.22 का पूछे, किसी के भी पूछते हैं आपसे क्या चीज कि पार्ट्स बताओ, तो ये कॉमन से पार्ट होते हैं कुछ, तो वे आप लिख के आ सकते हैं। जैसे बट, बट तो होगा ही होगा, कोई भी राइफल होगी तो उसका बट होगा। पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर गार्ड बिल्कुल होगा, क्योंकि ट्रिगर होगा तो जैसे ये ट्रिगर होता है और इसके ऊपर ये ट्रिगर गार्ड होता है, ट्रिगर होगा, हर किसी में ट्रिगर भी होगा, ट्रिगर का गार्ड भी होगा। ठीक है, ट्रिगर भी होगा, मैगजीन होगी, ठीक है, ज्यादातर में मैगजीन होती है, हैंड गार्ड होगा, फिर कैरिंग हैंडल होगा। कैरिंग हैंडल जिसको पकड़ के हम चलते हैं, जिसको पकड़ के राइफल को हम चलते हैं, उसको कैरिंग हैंडल बोलते हैं। कैरी करना, किसी भी चीज को कैरी करना, और उसके लिए जो हैंडल होता है, बैरल होता है जहां से गोली निकलेगी, ऑब्वियसली वो होगा ही होगा। गैस प्लग, ये सभी में जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे SLR में 4 साइट होगी, बैक साइट भी होगी, बिल्कुल सही है। पिस्टन होगा, इंजेक्शन स्लॉट, बीच ब्लॉक और बॉडी कवर।
तो ये यहाँ पे टोटल मिला के 15 भाग हो गए। रट लो अच्छे से, पीडीएफ वैसे इसकी मिल जाएगी। चलो पीडीएफ में बता ही देता हूं आपको। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, जो अपने चैनल का नाम है, वही अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां पे आपको सारी पीडीएफ, मटेरियल, वीडियोस, फुल फॉर्म्स, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। हजारों बच्चे ऑलरेडी वहां पे जुड़ चुके हैं, फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही गलत बताने हैं, सत्य असत्य बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है कि जो 7.62 mm LMG होती है वो कितने ग्रुपों में खोली जा सकती है, तो वो 5 बड़े भागों में खोली जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, कितने ग्रूव्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने ग्रूव्स होते हैं। तो ग्रूव्स नाम से भी अगर पूछा जाए तो 6 ग्रूव्स होते हैं। किसी में भी पूछा जाए, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें आंसर एक ही पाया है कि 6 ग्रूव्स होते हैं। कितने ग्रूव्स होते हैं, 6। .22 राइफल की जो मैगजीन होती है उसकी क्षमता 10 राउंड होती है, गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि .22 में 5 होते हैं, SLR में 20 होते हैं, और LMG में कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो .22 में तो 5 है, यहाँ पे इन्होंने 10 दे रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, सही है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है .22 राइफल की कैलिबर जो होती है वो .22 मिलीमीटर होती है। नहीं देखो, .22 यहाँ पे देखो इंच में लिख रखा है, अगर यहाँ पे भी mm लिखा होता तो mm ठीक था, होता वही है जो आगे लिखा होता है, लेकिन उसी रेंज के अंदर होता है जो रेंज दी होती है, इसीलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है जो .22 राइफल की कारगर रेंज होती है वो 25 गज होती है, बिल्कुल सही है भाई, 25 गज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े।